हेलो दोस्तों। हम संविधान का भाग 5 पढ़ रहे थे जिसमें संघ यानी यूनियन की बात की गई है और हमने आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 72 तक लास्ट क्लास में देख लिया था। अब इससे आगे देखेंगे। आर्टिकल 73, इसमें क्या है? संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। आर्टिकल 74, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद, यानी राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका जो मुखिया होगा वो प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति जो भी कार्य करेगा वो इस मंत्री परिषद की सलाह पर ही करेगा। पहली बार में राष्ट्रपति मंत्री परिषद को पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है, लेकिन मंत्री परिषद द्वारा वही सलाह दोबारा दिए जाने पर राष्ट्रपति को वह सलाह माननी होगी। इसमें ये बोला गया है। फिर है, इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी और यदि दी तो क्या दी। चलिए आगे देखते हैं। अब है आर्टिकल 75, जिसमें मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध दिए गए हैं, जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और जो अन्य मंत्री हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करेगा, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर। फिर है, मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, यानी अधिकतम 15% सदस्य मंत्री बन सकते हैं। अधिकतम 15% लोकसभा के, यानी लोकसभा की जितनी टोटल संख्या है उसके 15% तक मंत्री बन सकते हैं, यानी मंत्री परिषद में शामिल किए जा सकते हैं, उससे अधिक नहीं। फिर है, मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। किसी मंत्री द्वारा अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति उनको पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएगा, यानी मंत्रियों को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। और जो शपथ की चर्चा की गई है वो 3री अनुसूची में की गई है। फिर है, कोई मंत्री जो निरंतर 6 महीने की किसी अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। यानी ऐसा व्यक्ति जिसने चुनाव नहीं लड़ा है वो भी मंत्री बन सकता है, लेकिन अधिकतम 6 महीने तक। 6 महीने के अंदर उसे किसी न किसी सदन का सदस्य होना पड़ेगा। अगर वह 6 महीने तक मंत्री बना रहा और उसने किसी भी सदन की सदस्यता या तो लोकसभा या राज्यसभा की नहीं ग्रहण की तो वह मंत्री नहीं रहेगा। यानी इसका मतलब यह है कि कोई आम आदमी भी सिर्फ 6 महीने तक मंत्री बन सकता है बिना चुनाव लड़े। चलिए आगे देखते हैं। अब है आर्टिकल 76, जिसमें भारत के महान्यायवादी की बात की गई है। तो क्या है इसमें? राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। यानी भारत के महान्यायवादी को कौन नियुक्त करेगा? राष्ट्रपति। और उसकी क्या योग्यता होनी चाहिए कि वो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने लायक हो। महान्यायवादी का यह कर्तव्य होगा कि वह भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे और विधिक स्वरूप के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राष्ट्रपति उसको समय समय पर निर्देशित करे। महान्यायवादी को अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा और महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा और ऐसा ही पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति अवधारित करे। अब है आर्टिकल 78,
जिसमें राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों की बात की गई है। आर्टिकल 79 में संसद का गठन यानी हमारी पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर क्या होगा, ये आर्टिकल 79 में है, जिसमें बोला गया है कि जो संघ है उसके लिए एक संसद होगी, एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगी। तो संसद में कौन कौन से पार्ट शामिल हैं? एक तो राष्ट्रपति शामिल है, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा, यानी राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इन तीनों को मिलाकर संसद का गठन होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब है आर्टिकल 80। अब हमने बात की थी 79 में कि संसद कैसी होगी, फिर संसद के 3 पार्ट बताए, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। अब इसमें सबसे पहला देखते हैं, राष्ट्रपति को हम देख ही चुके हैं। अब है आर्टिकल 80 में राज्यसभा की क्या स्ट्रक्चर होगी, वो आर्टिकल 80 में बोला गया है। तो इसमें है राज्यसभा में कि राष्ट्रपति द्वारा खंड 3 के उपबंधों के अनुसार नाम निर्देशित किए जाने वाले 12 सदस्य। तो राज्यसभा में सबसे पहले 12 सदस्यों को कौन मनोनीत करेगा? राष्ट्रपति। पहली लाइन से ये मतलब निकलता है कि राज्यसभा में कौन शामिल होगा? राज्यसभा में 12 सदस्य ऐसे शामिल होंगे जिन्हें राष्ट्रपति नॉमिनेट करेगा, यानी वो चुनाव लड़कर नहीं आएंगे, उन्हें बस राष्ट्रपति नियुक्त करेगा, जो साहित्य, विज्ञान, कला आदि के क्षेत्रों से संबंधित होंगे। फिर है राज्यों के और संघ राज्य क्षेत्रों के, यानी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, कि 238 से अधिक प्रतिनिधियों से मिलकर बनेगी, यानी 238 प्रतिनिधि ऐसे होंगे इसमें जो या तो राज्यों से आएंगे या संघ शासित प्रदेशों से। जो यूटीज हैं, यूनियन टेरिटरीज, 12 इसमें 12 सदस्य तो हो गए राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित यानी मनोनीत, और 238 सदस्य राज्यों और संघ शासित प्रदेशों से मिलकर आएंगे। तो ये कितने हो गए टोटल? 250 से, यानी राज्यसभा में अधिकतम सदस्य कितने होते हैं? 250। लेकिन अब फिलहाल राज्यसभा में कितने हैं? तो फिलहाल हैं 245, जिसमें से 12 सदस्य तो हो गए आपके राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित या मनोनीत, और बचे 233 वो हैं निर्वाचित। वो निर्वाचित कहाँ से हैं? राज्यों से और यूनियन टेरिटरीज से, स्टेट से और यूनियन टेरिटरीज से। फिर है राज्यसभा में राज्यों के या संघ शासित राज्यों के प्रतिनिधियों द्वारा भरे जाने वाले स्थानों का आवंटन चौथी अनुसूची में इस निमित्त अंतरिष्ट उपबंधों के अनुसार होगा। जो चौथी अनुसूची है उसमें राज्यसभा सीटों का आवंटन किया गया है, यानी किस राज्य में या किस केंद्र शासित प्रदेश में कितनी सीटें होंगी, इस लाइन का मतलब ये है। फिर है राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किए जाने वाले सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें निम्न विषयों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव, जैसे साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र से राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करेगा। और जैसे राज्यसभा के जो सदस्यों का कार्यकाल होता है वो होता है 6 वर्ष तक, और हर एक 2 साल बाद 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। इसमें से 6 वर्ष कार्यकाल होगा। तो अब क्या पढ़ा हमने इस राज्यसभा में कि राज्यसभा में टोटल सदस्य संख्या कितनी है? 250, जिसमें से 238 तो हो गए आपके राज्यों से और 12 हो गए राष्ट्रपति से। लेकिन फिलहाल कितनी है, मतलब 250 तो अधिकतम हो गई, लेकिन फिलहाल जो प्रेजेंट में सदस्य हैं वो हैं 245, जिसमें से 12 तो हैं राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत और 233 हैं निर्वाचित। लेकिन अधिकतम संख्या 250 ही होगी, और फिर अगर प्रेजेंट पूछी जाए तो 245 है। राज्यसभा में प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाएगा। तो जो राज्यसभा में
जैसे लोकसभा में तो आएंगे आपके सभी सदस्य निर्वाचित होकर जनता द्वारा, लेकिन राज्यसभा में जो राज्यों की विधानसभाएं हैं वो अपने अपने प्रतिनिधियों को चुनकर राज्यसभा में भेजेंगे। राज्यसभा में असंघ शासित राज्यों में के प्रतिनिधि ऐसी रीति से चुने जाएंगे जो संसद निर्धारित करे। तो ये थी आज की क्लास। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। कल बात करेंगे लोकसभा के गठन के बारे में और आगे जो भी आर्टिकल दिए गए हैं उनके बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।